हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में क्या था, nth टर्म पे बेस्ड, आप उसको देखिए, मजा आया होगा, श्योर मजा आया होगा। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम थे। पार्ट 2 में भी प्रॉब्लम nth टर्म पर ही बेस्ड था, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, और बहुत सारे वैरायटी, सारे टाइप्स को कवर किया गया है। लेक्चर नंबर 3 की बात की जाए तो सम टू एन टर्म का फॉर्मूला कैसे आता है, और उस पे ढेर सारे सवाल। तो जो सवाल सम टू एन टर्म का बच गया है वो आज इसमें क्या कवर करने वाले हैं। सम टू एन टर्म के कुछ सवाल जो बच गए हैं, कुछ टाइप्स जो बच गए हैं वो कवर करेंगे। अगर सम टू एन टर्म दिया हुआ हो, सम टू एन टर्म दिया हुआ हो तो nth टर्म कैसे पता करें, इस बात को समझिए। सम टू एन टर्म दिया हुआ हो तो nth टर्म कैसे पता करें, क्योंकि सम टू 100 टर्म दे दिया, किसी एपी के 100 टर्म्स को जोड़ के दे दिया, और आपसे पूछा 20th टर्म क्या होगा। बड़ी अच्छा सा बात है ये, है ना। प्रोसेस अलग अलग होते हैं, एक जनरल प्रोसेस हम बताएंगे जिससे सारे सवाल आसानी से बनेंगे। उसके बाद सम टू एन टर्म दिया हुआ, nth पता करना। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना, एपी में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और एक नया सा टॉपिक होगा जो आज मैं पहले इस पे चर्चा कर दूंगा। अरिथमेटिक मीन एक दिया हुआ है, आप इसको सीख ही लेंगे, कोई बहुत सा टफ टॉपिक नहीं है, इससे आप जरूर सीख लेंगे, बहुत ही काम का है ना। फिर आपको 11th में ये डिटेल में पढ़ना होगा। तो इन सारे टॉपिक पे हम आप चर्चा करने वाले हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगेगा, क्योंकि आपके लिए मतलब प्रयास ये करता हूं कि जितना भी सवाल बताऊं आपको लगे कि ना भाई बहुत आसान है, और आपको लगे कि नहीं, बैठ के 2, 4, 10 सवाल 20 सवाल हम घर में प्रैक्टिस करें। और हाँ, आप खुद जो बैठ के प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे 2 घंटे 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करने की आदत है ना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यही आपको आगे बढ़ाएगा। इसको कभी मत भूलिए, सिर्फ देख लेने से पढ़ लेने से नहीं होता, बैठ के आप प्रैक्टिस किया करें तब आप आगे बढ़ेंगे। ये काम जिन बच्चों ने किया उन्होंने आगे बढ़ा, और जिन्होंने नहीं किया सिर्फ देख के चलो भाई हो गया, नहीं, वैसे नहीं होगा, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस, हाँ आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये कोई सिंपल सा स्टेटमेंट नहीं है। प्रैक्टिस किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, वहां प्रैक्टिस करो, आप उसमें बेहतर होते चले जाओगे। चलिए, ज्यादा टाइम हम आपका इसको नहीं बढ़ाया जाए, और आते हैं हम लोग टू द पॉइंट। तो सबसे पहले ये अरिथमेटिक मीन आज के लास्ट में हम लोग कर लेते हैं ना। पहले हम लोग देखते हैं कि nth टर्म दिया हो तो एसएन कैसे पता करें, और वर्ड प्रॉब्लम्स, और एट लास्ट में ही आएगा। ठीक है ना, चलिए ओके, शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, तो सबसे पहले बच्चे जैसे देखिए, इफ एसएन इज गिवन, एसएन इज गिवन का मतलब किसी भी एपी का सम टू एन टर्म दिया हुआ है, देन nth टर्म जो होता है बच्चे ना, Sn माइनस Sn माइनस 1। थोड़ा इसको एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। आप सोच रहे हैं ये कहां से नया सा आ गया, क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि एक बहुत ही सिंपल सा एपी लेते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, हम लोगों ने ये एक एपी ले लिया, चलो सबको जोड़ रहे हैं, है ना। मान लीजिए ये एपी है, इस एपी में क्या है, ए फर्स्ट टर्म भी 1 है और डी भी 1 ही है, ए और डी दोनों ही 1। हाँ सर बिल्कुल। तो अगर बोल दे तो दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, दिस इज A5, A5 फिफ्थ ही है ना। इसमें आपको बोले कि चलो भाई सम टू 5 टर्म, सम टू 5 टर्म आपको दिया हुआ है। सम टू 5 टर्म कितना होगा, जरा जोड़ के देंगे, 5 4 9 3 12 और 3 15, सम टू 5 टर्म 15 है। और आपको बोला गया है कि
A5 पता करो, फिफ्थ टर्म पता करो। समझिएगा बात, 5 टर्म जो ये एपी है, इस एपी में टोटल 5 टर्म्स हैं, पांचों टर्म को जोड़ करके 15 दिया हुआ है, आपको फिफ्थ टर्म पता करना है। A5 मतलब फिफ्थ टर्म। तो जरा देखिए, तो फिफ्थ टर्म को बोला है फॉर्मूला में, देखिए जैसे यहीं पे लिखते हैं A5, n की जगह हमने 5 लिख दिया, तो बोलता है सम टू 5, 5 टर्म को जोड़ लो, माइनस सम टू 5 माइनस 1, n का जगह कितना है 5, 5 माइनस 1 यानी फोर्थ टर्म। अगर आपको किसी एपी का फिफ्थ टर्म चाहिए तो 5 टर्म को जोड़ो, उसमें से 4 टर्म को जोड़ के घटा लो, तो 5 टर्म को जोड़ेंगे, मतलब यहां से यहां 5 टर्म को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 15, और उसके पहले ये पहले चारों को जोड़ेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10। देखिए 4 और 3 7 और 2 9 1 10, और जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 5, जो 5 आ रहा है देखिए फिफ्थ टर्म तो आ रहा है। तो श्योर हो गया कि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही काम का होने वाला है, ठीक है ना। क्यों होने वाला है ना। तो अब देखिए इस पे सवाल करते, तब आपको लगेगा इसका जो यूटिलिटी है वो आपको तब पता चलेगा जब इस पे हम कुछ सवाल करते हैं, ठीक ना। तब आपको लगेगा कि हाँ रियली में ये बड़ा ही हेल्पफुल है। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसे हटाते हैं, इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन, आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, क्वेश्चन नंबर 1 आज का, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज कितना है 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2, है ना। सम टू n टर्म दिया हुआ है, बोलता है फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म एंड 20th टर्म, एंड 20th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का 20th टर्म भी चाहिए, ठीक है। तो अभी बच्चे प्रोसेस और भी हो सकता, बट ये जनरल प्रोसेस हमने आपको बता दिया। देखिए लिखेंगे सिंस वी नो, कितना काम का होगा ये। सम टू, हम लोग जानते हैं कि nth टर्म अगर पता करना है, दिस इज व्हाट सम टू n टर्म, है ना। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया हुआ है, थोड़ा और बेहतर इसको किया जा सकता है। देखिए सिंस Sn कितना दिया हुआ है 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2, ऐसा दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल। और इसे और कैसे लिख सकते हो बच्चे, 1 बाई 2 आप कॉमन ले लो, 1 बाई 2 देख रहे हैं ना, 2 यहां भी कॉमन है, 1 बाई 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया 5n स्क्वायर प्लस 3n। आप ऐसा करिएगा, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देयरफॉर n टर्म, Sn तो दिया हुआ है, n हमसे पूछा nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है Sn माइनस 1। ये ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसा ना कि Sn माइनस Sn माइनस 1, सब चौपट हो जाएगा, ये छोटा सा लिखना होगा, है ना। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही। अब जरा बताइए कि Sn है क्या, जरा देखिए तो Sn क्या है, देखिए 1 बाई 2 इंटू 5n स्क्वायर प्लस 3n, दिस इज Sn। Sn है, तो जरा समझिएगा, हम समझाने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए Sn अगर दिया हुआ है, Sn अगर दिया हुआ है 1 बाई 2 Sn स्क्वायर माइनस 3n, सॉरी 5n स्क्वायर माइनस 3n, तो जब Sn माइनस 1 होगा,
इस n की जगह n-1, तो आपको सब कुछ वैसे ही रहेगा, 1/2 वैसे ही रहेगा, 5 भी वैसे ही रहेगा। इस n की जगह n-1 का होल स्क्वायर -3, इस n की जगह n-1 हम उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, लिटिल मेरे को थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, एक मिनट है ना, अब आ गया, ठीक है, वेरी गुड। जरा समझिए तो, देखिए एशियन, तो हम लोग का क्या है, जब एशियन का बात है तो यहां पे n है, और यहां n की जगह n-1 है, तो यहां भी n की जगह n-1 का स्क्वायर, यहां भी n की जगह n-1। इस तरह से उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो जरा समझिए तो, एशियन हमने लिख दिया, एशियन जो ये है इसका तो लिख दिया, और माइनस ये जो एशियन-1 इसकी जगह पे क्या लिखे, है ना। देखिए 1/2 करली ब्रैकेट ले लेता हूं, 5 इंटू इस n की जगह क्या लिखेंगे, n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-1, ऐसा लिखेंगे। गौर से देखिए 5, और ये हुआ इसका फॉर्मूला n-1 का, है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। हाँ, इतना होने के बाद अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए 1/2 ये तो ऐसे ही रहेगा, 5n² प्लस 3n, और -1/2, अब ब्रैकेट के अंदर आया जाए तो 5, इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a हो गया n और b हो गया 1, तो a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 3 इंटू n-1, ये हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1/2 ये आपका 5n² प्लस 3n ऐसा ही रहेगा, -1/2, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 5n² प्लस 5 माइनस 10n, 5n², 5 टू 10, और ये प्लस 3n माइनस 3। अब क्या करें, अब देखिए हमारे पास एक टर्म है, दो टर्म है, दोनों में ही 1/2, इस पूरे ब्रैकेट के पहले 1/2, इस पूरे ब्रैकेट के पहले 1/2, तो उस 1/2 को बाहर ले लीजिए आपके लिए, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं सीसी कॉमन और कैंसिलेशन एकदम बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही आपके काम को आसान बनाता है। तो ये अगर ले लेते हैं, देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5n² प्लस 3n, और ये 1/2 तो बाहर चला गया, माइनस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, या हम माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस, ये क्या हो जाएगा 5n² माइनस 5 प्लस 10n माइनस 3n प्लस 3, क्या हुआ, ब्रैकेट के पहले माइनस था, अंदर का सारा साइन बदल गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ये दोनों कैंसिल हो गया, ये -3n और प्लस 3n भी कैंसिल हो गया, बच क्या गया बच्चे 1/2, और 10n, देखिए 10n, और बच गया ये +3 और -5 -2। अब यहां से भी 1/2 अगर हम लोग 2 ही कॉमन लें तो 5n-1 बच गया, है ना। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 5n-1, है ना। तो ये रिजल्ट आपका आ चुका किसका, nth टर्म का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि देयरफॉर, अरे थोड़ा सा देयरफॉर जो nth टर्म है वो कितना आ गया 5n-1। अब जब nth टर्म आ गया तो इसी क्वेश्चन में हम लोगों से और भी एक चीज पूछा गया था, 20th टर्म पूछा गया था, 20वां टर्म बताओ, है ना। तो जब nth टर्म मिल गया तो n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखेंगे सेकेंड टर्म मिलेगा, है ना। ये 5 है, 5n, तो इसका मतलब है कि अब हमसे पूछा जा रहा है 20th टर्म, तो ये 20 रख देंगे, तो 5 इंटू 20 माइनस 1 यानी कि 100-1, दिस इज इक्वल टू 99, है ना। तो ये हो गया आपका 20th टर्म, यही पूछा गया था हम लोगों से, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर सम टू n टर्म दिया रहे
तो nth टर्म कैसे पता करते हैं। और जब nth टर्म पता चल गया बच्चे तो उस एपी में कुछ बचा ही नहीं। 1 रखिएगा n की जगह, फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखिएगा, सेकेंड टर्म मिलेगा, 3 रखिएगा, थर्ड टर्म मिलेगा। इस तरह जो रखिएगा मिलेगा, आपको कोई टेंशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ, बहुत अच्छा है ये सवाल, आपको 2017 में आया हुआ भी है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, आरएस अग्रवाल में है, आरडी शर्मा में, हर जगह मिलेगा। अच्छा सवाल है ये। सवाल एज वेल एज 11th में भी दिए, क्लास 11th में भी पूछा जाता है। 11th में दिया ही हुआ नहीं, वहां पूछा भी जाता है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms, if the ratio of the sum of the first n terms of two APs is 7 plus 1 is 2, 4n plus 27, ऐसा दिया हुआ है। दो एपी है, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। then find the ratio of ninth term। इस तरह का सवाल भी बड़ा अच्छा होगा, तो इसे आप देख लेंगे। तो जरा पहले सवाल को समझा जाए। इफ द रेशियो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपी, दो एपी है, एक एपी नहीं है, दो एपीज हैं, और दोनों ही में सम टू n टर्म, पहला एपी का सम टू n टर्म और दूसरा एपी का सम टू n टर्म का रेशियो ये है। तो ऐसा करते हैं, देखिए, तो हमसे 9th टर्म पूछा है, बहुत अच्छा सवाल। लेट A1, अच्छा ऐसा करिए, थोड़ा इजी समझाने के लिए हम कर रहे हैं। इस तरफ हम बात करते हैं फर्स्ट एपी का और इस तरफ बात करते हैं सेकेंड एपी का। मेरा टारगेट है चाहे जैसे भी हो, सिंपल वे में चीजों को आप तक पहुंचाना। तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म हमने A1 ले लिया, कॉमन डिफरेंस D1 ले लिया। इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म A2 ले लिया, कॉमन डिफरेंस D2 ले लिया। A1 D1, A2 D2, ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो दो एपी है और दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जरा देखिए तो। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें भी n है और इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें भी n ही है, क्योंकि द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपी, एपी तो दो है लेकिन दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। और एक चीज और, मान लेते हैं कि Sn इसमें क्या लिखते हैं, सम टू n टर्म्स, और Sn डैश यूज करते हैं सम टू n टर्म्स। पहला एपी में सम टू n टर्म को Sn और दूसरे एपी में सम टू n टर्म को Sn डैश। अब एकदम क्लियर हो गया। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Sn बाई Sn डैश सम टू n टर्म और फर्स्ट एपी। अच्छा, और हम इधर ले लेते हैं, एक मिनट थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको ताकि मेरे पास कुछ स्पेस आ जाए। हाँ ठीक है, या ठीक है, यहां चलते हैं पहले, उसके बाद अरेंज कर लेंगे। देखिए सम टू n टर्म, उसमें हाँ ठीक है, आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। सम टू n टर्म ये कितना आ जाएगा, ये दिया हुआ है, देखिए यहां पे शायद आ रहा है कि नहीं, हाँ तो रहा है, ये आ रहा है 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। ये सम टू n टर्म का रेशियो दिया हुआ है, पहला एपी का सम टू n टर्म, दूसरा एपी का सम टू n टर्म, और हमको 9th टर्म बोला है। बहुत अच्छे, चलिए इसको
अब जरा देखिए, इसमें बड़ा अच्छा सा सवाल है, बहुत ही बढ़िया है। तो जरा बताइए तो कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सम टू एन टर्म क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। ये पहला एपी का Sn, फर्स्ट टर्म a1 d1 कॉमन डिफरेंट d1, और दूसरे एपी का ये भी n ही है तो ये भी n/2 ही होगा, और 2a2 प्लस n-1 d2। ठीक है ना। तो ये पहला एपी का सम टू एन टर्म और ये दूसरा एपी का सम टू एन टर्म, क्योंकि पहला एपी में फर्स्ट टर्म a1 कॉमन डिवाइड d1 था, दूसरे में a2 d2 था, और दिस इज गिवन कितना 7n + 1 डिवाइडेड बाय 4n + 27। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, आपका ये दोनों तो कैंसिल भी हो जाएगा, n/2 तो कैंसिल हो गया, तो ये जो दिया हुआ है उतना है। हमसे क्या पूछा गया है, therefore a9 by a-9। ये पहला एपी का 9 टर्म, ये दूसरे एपी का 9 टर्म, तो दोनों एपी के 9 टर्म का रेशियो पूछा है। पहले एपी का 9 टर्म, दूसरे एपी का 9 टर्म, वो दोनों का रेशियो पूछा है। तो ठीक है, तो 9th टर्म क्या पड़ता बताते हैं, a1 प्लस 8d1, 9th टर्म a प्लस 9 - 1 इंटू डी, तो 8। अब ये भी ये क्या हो जाएगा, a2 प्लस 8d2। बात को समझिएगा, है ना। अब जरा सोचा जाए कि अगर ये हमको चाहिए, ये अगर हम लोगों को चाहिए, तो a1 d1 a2 d2 4 वेरिएबल है। अक्सर हम लोग जानते हैं कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, एक वेरिएबल एक इक्वेशन वो भी सॉल्व हो जाता है। अब इसके लिए हमको कितना चाहिए, a1 d1 a2 d2 4 वेरिएबल चाहिए, तो कहीं ना कहीं 4 इक्वेशन देना चाहिए था, लेकिन नहीं, देने के नाम पे तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। तब इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, बहुत ही चालाकी से कंपैरेटिव मेथड, कंपैरिजन करके अपना काम किया जाता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे कंपैरिजन भाई, तो आप देखिए, हम इसको प्रयास कर रहे हैं इसी फॉर्म में लाने का, इसको प्रयास कर रहे हैं इसी फॉर्म में लाने का। सर इससे क्या फायदा होगा, वेट करिए आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहां पे कि देखिए यहां पे क्या है 2a1, यहां 2a2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई दोनों में करें तो न्यूमरेटर में क्या होगा 2a1 प्लस 16d1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2a2 प्लस 16d2। उम्मीद है समझ रहे होंगे, हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। अब उसी बात को हम लिख रहे हैं 2a1 प्लस 16 को आप लिख सकते हो 17 - 1 इंटू d1। सिमिलरली 2a2 प्लस 17 - 1 d2। अब अगर इन दोनों को मैच करेंगे ना, ये जो है और ये जो आप देख रहे हो 2a1 n-1 d1, 2a1 17 - 1 d1, अंतर बस आपको इतना दिखेगा कि जो यहां n है, n की जगह यहां 17 दिखेगा, बाकी ये जो है और ये जो है एकदम सेम दिखेगा। तो इसका मतलब सर कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं बच्चे कि अगर ये जो चीज है वो 7n + 1/4n + 27 है, जबकि यहाँ n है, तो n की जगह हमारा 17 आ गया, तो इसी में 17 रख दो ना बच्चे, जो रेशियो आएगा आंसर आ जाएगा। सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं 7 × 17, n की जगह यहाँ n है तो यहाँ n है, यहाँ 17 है उसकी जगह, तो हम इस n की जगह 17 + 1 डिवाइडेड बाय 4 × 17 + 27, ये चाहते हैं। हाँ सर यही चाहते हैं, बिल्कुल यही चाहते हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया बच्चे, ये जो भी आएगा ना दैट विल बी योर आंसर। तो ये +1 और ये 68 + 27, 120 बाई
इतना आ गया। ये कटेगा ना, हाँ कटेगा। ये कटेगा 24 से, सॉरी 5 से 24 में, अब 5 से 19 बार में। तो यही आपका रिकॉर्ड रेशियो आएगा। देयरफॉर नाइन्थ टर्म का जो रेशियो आएगा ना, नाइन्थ टर्म का रेशियो आएगा a-9 और दिस रेशियो इज 24/19। यही आपका आंसर पूछा गया था। बहुत अच्छा कंपैरेटिव मेथड से। ओ सॉरी, हम लिख दिए थोड़ा सा a-9, हमको मेरे को लिखना a-9 ऐसे लिखना चाहिए था, 24/19। दिस इज योर आंसर। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड में चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप खूब इंजॉय कर रहे होइएगा। तो इस टाइप का सवाल भी दिया हुआ है। सवाल तो बहुत है बच्चे, कितना इंक्लूड किया जाए, लेकिन मैक्सिमम जो टाइप हो सकता है। अब हम वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चे। थर्ड वर्ड प्रॉब्लम कुछ हो जाए, है ना। थर्ड आइए, तो बोलता है कि 200 logs आर स्टॉक्ड। 200 logs आर स्टॉक्ड। 200 लकड़ियों को स्टॉक किया गया इन सच वे, in such a way that in such a way that there are 20 logs, such a way that there are 20 logs, logs in the bottom row, 19 in the 19 in the next row, 18 in the next row, 18 in the next row, and so on and so on. In how many rows 200 logs are placed? How many ways, कितने रो में 200 लकड़ियों को रख दिया गया होगा? And how many logs are there in the top row? And how many logs are in the top row? क्वेश्चन मार्क। मतलब सबसे टॉप रो में कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा होता है। क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है कि क्वेश्चन को आपको समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ लिए तो बड़ी जल्दी बनने वाला है। जैसे देखिए, मतलब ऐसा है कि 200 लकड़ियों को रखा जा रहा है। पहले रो में 20 रख दिया। क्वेश्चन पढ़िएगा तो यही बोलता है कि पहले रो में 20, पहले कतार में 20। जैसे देखिए सबसे नीचे कितना रख दिया, 20 लकड़ियों को रख दिया। उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18। जैसे मान लो कि सबसे ऊपर में ऐसे ऐसे करके कितना लकड़ी रख दिया, 20। इसके ऊपर फिर मान ली 20 है तो फिर 19 इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर से रख दिया, फिर 18 उसके ऊपर, फिर 16 उसके ऊपर, इस तरह से 17, इस तरह से रखते चला गया। तो सबसे नीचे 20 लकड़ी रख दिया, 19 रखा, 18 रखा, इस तरह से रखते गया। टोटल कितना रखना है, 200। ये तो एपी ऐसे ही बन रहा है। तो बोल रहा है कि जैसे नीचे जो रहेगा ना बच्चे, आप समझो, जैसे नीचे जो रहेगा, अगर 20 लकड़ी को ऐसे 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 रख रहे हो तो बहुत इतना लंबा होगा, इतना बड़ा ऐसे मान लीजिए। उसके ऊपर 19 लकड़ी ऐसे आएगा, उसके ऊपर 18 ऐसे आ जाएगा, उसके ऊपर आप 17 लकड़ी रखोगे ऐसे, उसके ऊपर 16, तो ऊपर जाते जाते बहुत घट जाएगा, है ना। तो इस तरह से टोटल कितने को अरेंज करना है, 200 लकड़ियों को। तो देखिए इस बात को जरा समझिए। तो वी हैव द फॉलोइंग एपी। तो देखिए सॉल्यूशन में वी हैव द फॉलोइंग एपी। एपी क्या होगा, पहले में 20, उसके बाद 19, फिर 18 रखेंगे, 17 रखेंगे, इस तरह से रखते चले जाएंगे। तो सबसे ऊपर में ये रहेगा जो लास्ट में जो होगा। तो हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी रोज, कितने कतार, जैसे ही तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, कितना, तो इसमें एन पता करना है। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है कि ए फर्स्ट टर्म तो दे दिया 20, डी दिस माइनस दिस हमेशा -1। एन आपको पता करना है, एन कितना है, जबकि सम टू एन टर्म दिया हुआ है 200 लकड़ियों को रखना है ना। सम टू एन टर्म आपको 200 दे दिया, आपको एन पता करना है, कितना रो बनेगा। बहुत अच्छे, चलिए हम उम्मीद करते हैं, है ना। एपी तो ऐसे ही बन रहा है। अब इस सारे लकड़ियों को जोड़ कर कितना होना चाहिए, 200। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया है, एन आपको पता करना है, एन का मतलब कितना रो होगा। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे।
आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है, सिंस वी नो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा होता है। तो Sn सम टू n टर्म कितना है 200, n/2 2a 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी है आपका -1। वैल्यू पुट कर दिया हमने, a का वैल्यू 20, d का वैल्यू -1 सब रख दिया। अब आइए, ये तो हो गया 200, ये हो गया n/2, ये हो गया 40 और इसको मल्टीप्लाई -n+1 आ जाएगा, -n+1 ऐसे आ जाएगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, दिस इज 200, दिस इज n/2, दिस इज 41 -n, ऐसा आ गया। अब इसको जरा क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिएगा तो ये जो है 400, ये 2 मल्टीप्लाई होकर 400 हो जाएगा और उधर जो n है n से मल्टीप्लाई करिए, 41n माइनस n स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है ना। इसको और आगे ले चलते हैं, तो इस दोनों को इसी तरफ ले आइए, तो -n स्क्वायर है प्लस n स्क्वायर और ये -41n और ये तो 400 है ही, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें लाना है 24 और 25 का, कैसे लाना पड़ेगा, ऐसा दो नंबर ढूंढना होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इतना भी आ जाए। तो 20 और 21 नहीं, 400 नहीं आएगा, 25 और 16, 25 और 16 करने से 400 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो ऐसा करिए, n स्क्वायर -25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टराइजेशन करना पड़ा, ये दोनों का सम आपका इतना भी आ रहा है, अभी दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 400 भी आ रहा है। तो इसके लिए n कॉमन लीजिएगा तो n-25 और -16 कॉमन लीजिएगा तो n-25, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आने वाला है, n -25 और n-16 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों को अगर देखा जाए तो यहाँ से n इज इक्वल टू 25 आ जाएगा और यहाँ से n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। n का 2 वैल्यू आया। अब बताइए, तो बहुत गौर से अगर सोचिएगा ना, आ रहा है ना, बिल्कुल हाँ, बहुत गौर से सोचिएगा तो आपका दिमाग काम कर जाएगा। क्या करें भाई, तो देखिए भाई, ये सबसे 20 से शुरू किया गया है और एक एक घटते गया है। तो ये घटते 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 अगर देखिए, अगर इसको 25 तक ले जाएंगे पहले, मतलब एक घटा 19 आया, एक घटा और इतना आया, एक घटा और हमारा n का वैल्यू आ गया है, जरा समझने वाली बात है, n का वैल्यू आ गया है 16 और n का वैल्यू आ गया है 25। तो जरा देखिए, अगर n को 25 लेते हैं तो आप घटते जाइएगा, एक घट रहे हैं, एक टर्म में 19 आ गया, अगले टर्म में 18 आएगा, ऐसे टर्म में इतना आएगा। तो आपको 25 टर्म का 20 है ना, पहले वाले में 20 है, तो 20 से शुरू करके अगला 20 बार जब डिक्रीज, एक 20 बार डिक्रीज करिएगा तो ऐसे ही 0 हो जा रहा है। तो 25 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे भाई, ये आंसर रिजेक्टेड। n is equal to 25 is not possible. Therefore n is equal to 16. Therefore number of rows is equal to कितना, 16। टोटल कितना रोज होंगे, 16। और पूछा है कि सबसे ऊपर वाले में यानी कि 16th रो में कितना होगा, देयरफॉर A16, तो क्या होगा A प्लस 15D। तो 15D का मतलब हो गया कि A है आपका 20 प्लस 15 और D है आपका -1, है ना। बोला कि सबसे लास्ट रो में, तो टोटल ऐसे ऐसे कितना होगा, नीचे से अरेंज करते जाएंगे 16th रो बन पाएंगे। तो सबसे ऊपर टॉप रो होगा 16th रो, तो उसमें कितना होंगे, तो A प्लस 15D। तो ये आपका आ जाएगा 20 माइनस 15
यानी 5 लॉग, सबसे जो टॉप वाला होगा उसमें 5 लॉग्स होंगे और टोटल कितने होंगे 16 ही हो, क्योंकि 16 के बाद अगर बढ़ते हैं ना तो आपको लकड़ी बचेगा ही नहीं। 200 लकड़ी 16 रो तक ही अरेंज हो जाएगा, है ना, इसलिए हम लोग 15 को रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन, आज का फोर्थ क्वेश्चन बोलता है स्पाइरल, देखिए भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सर्कल्स। एक स्पाइरल बना रहा है विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, है ना, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कॉमा किया गया 2 सेंटीमीटर, दैट इज एज अच्छा सुनिए फिगर नहीं पूछा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच a spiral made up of 13 consecutive सेकंड्स है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 ले लीजिएगा। अब जरा समझिए तो कि इसमें देखिए बच्चे, सबसे पहला काम है इस सवाल को अच्छी तरह समझना। सवाल समझ गए तो ये काम बड़ा नहीं होगा। स्पाइरल बनाया जा रहा है सेमी सर्किल का, देखिए 2 सेंटर लिया जा रहा है, समझिएगा बात को। हम यहाँ एक सेंटर ले लिए और एक दूसरा सेंटर ले लिए। एक सेंटर हम इसको मान लीजिए ए लिए, एक बी ले लिए, ठीक है, स्पष्ट है। बोलता है कि सक्सेसिव सेमी सर्किल विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। सेंटर एक बार इसे लेना है, एक बार सेंटर इसे लेना है, और स्टार्टिंग विद सेंटर ए, और ए से स्टार्ट करना है। ए से स्टार्ट करना है तो बी को सेंटर लेंगे, बी को स्टार्ट करेंगे तो ए को सेंटर लेंगे। बढ़िया से समझिए, ए एंड बी, देखिए विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी, सेमी सर्किल तो बनाना है लेकिन सेंटर को इसको लेना है। एक बार ए को सेंटर लेंगे, एक बार बी को सेंटर लेंगे, और स्टार्ट करेंगे कहां से, ए से। तो मान लीजिए ए से स्टार्ट करके और बी को सेंटर लेके सेमी सर्किल बनाना हो तो शायद ऐसा बनेगा, है ना। ए से स्टार्ट किए और बी को क्या बना लिए, सेंटर, तो इस तरह से एक सेमी सर्किल बन गया। अब बी को स्टार्ट करेंगे, है ना, अच्छा सॉरी गलती से बोल दिया, है ना। ए से स्टार्ट किए, बी को सेंटर, अब यहां तक पहुंच गए ना। इस बार सेंटर बी था, अब सेंटर ए को बनाना है। तो यहां देखिए तो ये रेडियस कितना हुआ होगा, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस 0.5, पहले बार में रेडियस कितना 0.5 सेंटीमीटर। जीरो 0.5 सेंटीमीटर है, ये 0.5, ये भी 0.5। बी सेंटर, इस बार ए को सेंटर बनाना है, तो ए को सेंटर बनाना तो कुछ इस ढंग से आपको बनाना पड़ेगा। इस बार ए को सेंटर हमने बना लिया, तो ए को सेंटर बनाए तो इस बार रेडियस कितना हो गया, ये पूरा ना रेडियस हो गया यहां से यहां तक। इस बार अगर हम बी को सेंटर बनाए तो ये डायमीटर हो गया, ठीक। बी को सेंटर बनाए हैं तो ये, इस बार ए को सेंटर बनाइएगा तो देखिए जरा यहां से ए को सेंटर बनाए तो ये पूरा रेडियस हो गया, तो ये हाफ और हाफ 1 हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया 1 हो गया। तो ठीक है, इस बार और अब फिर से किसको सेंटर बनाएंगे, अब बी को सेंटर बनाएंगे। तो बी को सेंटर बनाएंगे तो इस बार मेरा रेडियस यहां से यहां तक होगा जो कि 1.5 होगा। तो कुछ ऐसा बड़ा सा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो ये हो गया और यहां से ये भी उतना ही होगा, तो 1.5, तो ये भी 1.5, है ना। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस तरह से कितना बार ऐसे चलना है, ये सिलसिला कितना बार करेंगे, जैसे ये तो एक सेमी सर्किल, फिर यहां से दूसरा सेमी सर्किल, फिर यहां से तीसरा सेमी सर्किल। तो पहले सेमी सर्किल का रेडियस 0.5, तो दूसरा जो सेमी सर्किल बना
उसका रेडियस 1, तीसरा जो रेडियस सॉरी सेमी सर्किल बना उसका रेडियस 1.5, तो पहले वाला का रेडियस 0.5, दूसरे का 1, फिर 1.5, यानी रेडियस 1.5 से बढ़ रहा है, सॉरी 0.5 से इंक्रीज कर रहा है, हर बार 0.5 इंक्रीज कर रहा है। बहुत अच्छे, इतना अगर समझ गए ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये सिलसिला कितना बार चलेगा? 13 टाइम्स चलने वाला है बच्चे। तो चलिए, मेन तो इसी को समझाने का मेरा टारगेट था और ये लगता है आप समझ ही गए हैं। ये 13 बार चलेगा। तो जरा सोचिए, सम ऑफ टोटल देखिएगा, सम ऑफ एसन लेट, यहां पे ए हमारा क्या होगा? अच्छा रुक जाइए, वी हैव द फॉलोइंग एपी, ऐसा करते हैं। ओ तेरी, हाँ ठीक है, देखिए वी हैव दी फॉलोइंग एपी। पहला, अब देखिए तो इसका लेंथ कितना होगा? पहला सेमी सर्किल का लेंथ, तो देखिए 2 पाई आर, एक पूरा सेमी सर्किल का लेंथ होता है, पूरा एक बार घूम जाइए तो 2 पाई आर। लेकिन हमें बच्चे पूरा तो नहीं चाहिए, हमें तो कितना चाहिए? हमें आधा ही चाहिए ना, आधा ही चाहिए, हमें तो बस इतना ही चाहिए। अगर इतना चाहिए तो यहां से लेके यहां तक, ये तो ऐसे ऐसे पूरा था, लेकिन हमें आधा चाहिए। तो ये जो पूरा का ये लेंथ 2 पाई आर, तो हमको आधा ही चाहिए, तो इसको भी आधा कर दो, 2 2 कैंसिल हो गया। तो ये जो पार्ट है, ये वाला यहां से यहां तक ये जो पार्ट है, उसका सिर्फ लेंथ हो गया पाई आर। सेमी सर्किल का लेंथ कितना हो गया? पाई आर। हाँ सर, समझ तो गए। देखिए भाई, पहले मैं बोल चुका हूं, टाइम तो लग रहा है, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं कि 20 सवाल बताए, मेरा टारगेट ये है कि जितना भी बताए वो आपके भेजे तक पहुंचाए। ओके ठीक है। तो वी हैव द फॉलोइंग एपी, एपी क्या बनने वाला? तो पहला सेमी सर्किल का लेंथ क्या हो जाएगा? पहला सेमी सर्किल का, अभी जैसा कि आपने पाई आर कितना, 2 पाई आर बाई 2 करके 2 डिवाइड करके आधा सर्किल का ये लेंथ हो गया। तो पाई और आर है 0.5, पहला सेमी सर्किल का। दूसरा है ना पाई आर, अरे टोटल 2 पाई आर होता है, 2 से डिवाइड कर दिए, सिर्फ पाई आर ना बचा, आधा सर्किल का लेंथ। हाँ सर बताइए ना, समझ में तो आ ही रहा है, एक के बाद आप बोलते जा रहे हैं। अरे भाई समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो पाई और यहाँ पे कितना होगा? आई पाई आर, दूसरा सेमी सर्किल, इसका लेंथ यहां से लेके और इसका लेंथ, क्योंकि इसका रेडियस कितना है? 1 है, और प्लस पाई 1.5 इसका लेंथ। तो भैया समझ गए सर, इसको कहां 13th टर्म तक लेके चलना है ना सर, ऐसे ऐसे 13 सेमी सर्किल बनाने हैं। हाँ सर, तो ये तो बड़ी आसान हो गया सर, 13 टर्म को जोड़ दीजिए। अब इस एपी में देखा जाए बच्चे, थोड़ा सा और इसको ले लेते हैं, थोड़ा और इजी करते हैं, पाई हर जगह कॉमन है, तो दिस इज 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस ये चले जाएगा प्लस अप टू 13th टर्म तक जोड़ना है बच्चे। तो अब देखो, तो ये पाई को छोड़ दिया जाए, इस एपी को जरा देखा जाए, तो यहां पे क्या है कि ए हमारा 0.5 है, नहीं है? हाँ सर, और 0.5 जोड़ने से आगे मिल रहा है, इसमें 0.5 जोड़ने से, यानी दिस माइनस दिस 0.5, दिस माइनस दिस, और डी भी इतना ही है 0.5, और एन भी दे दिया है 13 है सर, इसमें तो सब कुछ मिल ही गया, तब तो बड़ी आसानी से बनेगा। हाँ बच्चे, अब इसमें क्या बच गया? देयरफॉर अब हमको पूछा है सम टू 13 टर्म, तो क्या लिखेंगे? 13/2 इन, अरे पहले फार्मूला लिख दीजिए सर। ठीक है, सम टू n टर्म का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर सम टू 13 टर्म तो ऐसे होगा ना, 13/2 2a 2 इंटू 0.5 प्लस 13-1 इंटू डी 0.5, ऐसे ही तो होगा ना सर? हाँ बच्चे बिल्कुल सही आपने लिखा। ठीक है, 13/2
और ऐसा करिए 2 इंटू जो 0.5 को 5/10 लिख दो, डेसिमल हटा के 5/10 और 5 से कैंसिल करोगे 1/2, तो ये हो गया 1/2 प्लस 13 माइनस 1 12 और 0.5 1/2 है ना। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब आ जाइए, देखो तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 6 बार में, ये हो गया 13/2 और यहाँ क्या बच गया, यहाँ 1 बच गया और 6 1 6 बच गया, तो 7 सम टू 13 टर्म, सम टू 13 टर्म। इसको जोड़ने में एक गलती हो चुका है, ये जो हेलो, हाँ बच्चे, इसमें एक चीज मिस कर गया है। देखिए यहाँ जो पाई लिखा हुआ है ना, वो पाई हम लोग छोड़ दिए, तो इस पाई को भी यहाँ पे जगह दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई को भी यहाँ स्पेस दे दिया जाए, कोई दिक्कत इससे नहीं है। पाई को यहाँ पे स्पेस दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सुलझा लेते हैं। अब यही छूट रहा था, है ना, छूट गया था, है ना, सॉरी। दिस अब ये क्या होगा, 22/7 पाई का वैल्यू इंटू 13/2 इंटू 7, यही ना। तो 7 कैंसिल और 2 से 11 बार में 130 40 143 सेंटीमीटर, ये आपका टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा सर, मजा आ रहा है, आप बताते जाइए बस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम है, कितना क्या किया जाए, है ना। अब जैसे देखिए देयर आर, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन तो इस तरह से बच्चे, आप इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम ढेर सारे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम से डरना नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा आपको। वर्ड प्रॉब्लम समझ गए, आपका काम आसान हो गया, है ना। वर्ड प्रॉब्लम को पहले समझिए बढ़िया से, और तब उसको अप्लाई करिए अपना फॉर्मूला। जैसे देखिए water tank from the distance of water from the nearest tree being enter. But I never always ready. But I waters on the tree. Separately. Starting from the water tank. Starting from the water tank. Starting from the water tank. And returning back to the water tank. And returning back to the water tank. After each tree. After one each tree. After each tree. ठीक हो गया? ठीक है. Find the line. Find the total distance traveled by the guardian to water on the tree. चलिए बच्चे, बस इतना ही है। देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल था, मानता हूं कि बड़ा सवाल है, लेकिन क्या करें, समझाना तो पड़ेगा ना। देखिए बोला कि 25 पेड़ हैं, जैसे मान लीजिए आपको समझाने के लिख रहा हूं, एक यहाँ पे कुआं बना दीजिए, एक टैंक यहाँ, या वाटर टैंक यहाँ से 25 पेड़ है। एक माने प्लांट नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से 25th प्लांट है, इस तरह से, ठीक है ना। ठीक है, एक आदमी यहाँ, एक गार्डनर को बोला गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वेल, कुआं से स्टार्ट करना है, इक्वल डिस्टेंस पे है 5-5 मीटर पे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर, ये दोनों के बीच से 5 मीटर, इस तरह से 5 मीटर के डिस्टेंस पे सब है। तो बोले देयर आर 25 ट्री इक्वल डिस्टेंस 5 मीटर इन ए लाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। विथ वाटर टैंक, एक पानी डालना है तो वाटर टैंक भी है। द डिस्टेंस ऑफ वाटर टैंक फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बिंग 10, पानी का जो टंकी है यहाँ से जो नियरेस्ट वाला प्लांट है, पहला वाला प्लांट है, ये 10 मीटर है, पहला कंडीशन दे दिया है, पहला 10 मीटर, और बाकी जो है ना, बाकी 5-5 मीटर पे, आप बढ़िया से पढ़िएगा। तो बोलता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वेल, कुआं से स्टार्ट करना है, एक पेड़ में पानी डालना है, फिर रिटर्न करना है, फिर दूसरे में डालना है, फिर रिटर्न करना है, तीसरे में डालना है पानी, फिर रिटर्न करना है।
तो इस तरह से 25 पेड़ इस रो में रखा हुआ है, लगाया हुआ है, उसमें आपको वाटरिंग करना है, पानी डालना है। तो एक गार्डनर को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? क्वेश्चन को शांति से पढ़िए, समझिए। एपी बन गया, आप यूं चुटकियों में बनने वाला है फिर सवाल, फिर कोई टेंशन नहीं है बच्चे। तो ठीक है, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब तो आप समझ ही रहे होंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए, वी हैव द फॉलोइंग एपी। हमारे पास जो एपी दिया हुआ है वो इस तरह से है। क्या एपी है भाई? तो ये गार्डनर यहां से चला, पहला पेड़ में गया, 10 मीटर गया, 10 मीटर आया, पहला पेड़ में पानी डाला गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 20 प्लस। फिर यहां से दूसरे प्लांट में गया, यहां से 10 और 5 15, यहां पहुंच गया, 15 गया और 15 फिर वापस आया, 30। दूसरे पेड़ में भी पानी डाल दिया। अब यहां से फिर चला, 10 5, यहां तक तो पानी डाल दिया था, तो यहां से यहां तक गया, 10 5 15 चला और 5 और गया, 20 गया और फिर 20 आया, 40। तो इस तरह से एपी हमारा बनते चला जाएगा। अभी कहां तक चला जाएगा? 25th टर्म तक चलेगा। अब इसी को बच्चे डिस्टेंस को, पहला पेड़ में पानी डालने में उसको 20 मीटर, दूसरे में 30, फिर 40, तो 10 10 10 10 तो बढ़ रहा है। क्या टेंशन है? एपी तो आ गया, 25 टर्म तक को जोड़ देना है, आंसर अपना आ जाएगा। अरे सर ये तो बड़ी सिंपल हो गया। हाँ, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है खूब केयरफुली पढ़िए, अगर क्वेश्चन समझ गए काम आसान, फिर कोई टेंशन नहीं है। अब इस एपी में देखा जाए तो हम लोग के पास क्या, ए आपका है 20, डी आपका है 10, एन आपका है 25, ए आपका 10 हो गया, सॉरी 20, डी आपका 10 हो गया, एन आपका 25 हो गया। तो हम लोगों को क्या, सम टू 25, तो सम टू एन टर्म क्या होता है? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो हमको सम टू 25 टर्म हम चाहिए। तो 25 बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू 20, ए है आपका 20 प्लस एन माइनस 1, एन है 25 माइनस 1 इंटू डी है आपका 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 बाई 2, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 40 प्लस 240, तो ये 25 बाई 2 और ये हो जाएगा 280, ये से कैंसिल करो 140। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 25 इंटू 140 हो गया, तो 25 और 14, ये हो गया 70, 8 0 5 3, तो 3500 इतना मीटर, यही आपका आंसर हो गया। आसान था, मेन था इसे पहचानना, और ये जब पहचान गए ना कि एपी क्या है तो उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा, आपको खूब मजा आया होगा। हाँ सर बिल्कुल। तो देखिए, अब हमने एरिथमेटिक मीन का बात किया था, एरिथमेटिक मीन भी थोड़ा बता दें इसमें, थोड़ा क्या मैंने जो भी आपके सिलेबस में है। तो देखिए, एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन है ना। देखिए इसमें बोलता है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, यानी कंडीशन है कि अगर एबीसी कोई 3 नंबर है और तीनों एपी में है, देन बी इज कॉल्ड, बी जो बीच में है, बी इज कॉल्ड द एम, अरिथमेटिक मीन ऑफ द एपी। इस एपी का अरिथमेटिक मीन बी है। अगर एबीसी एपी में है तो बीच में जो है बी, उसका, उसी को बी को बोलते हैं कि अरिथमेटिक मीन है। एंड बी का वैल्यू क्या है? ए प्लस सी बाई 2 आ जाएगा। बी का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस सी बाई 2 आ जाएगा। अब कैसे आता है? जैसे कैसे आता है तो इसका प्रूफ देख लीजिए। अगर ये तीनों एपी में है तो बी माइनस ए, अच्छा लिख देते हैं, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस, अरे दिस माइनस दिस कॉमन डिफरेंस और दिस माइनस दिस कॉमन है, दोनों बराबर हो गया। अब b को इधर लाइए तो ये पहले से b प्लस बी हो जाएगा, उधर a प्लस सी हो जाएगा। यहां देखिएगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, इसका मतलब b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, ऐसे फॉर्मूला आ जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, b इधर आ जाएगा 2b, a को उधर लीजिए a प्लस सी, आ गया आंसर। यही तो बोले थे। हाँ सर बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर, झक्कास समझ गए। तो कोई भी अगर दिया रहे एपी, और इस वाले एक्सरसाइज में ये भी दिया हुआ है कि जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 3 नंबर्स इन एपी आपको लिया हो। देखिए इस टाइप का सवाल खूब बढ़िया दिया हुआ है, आप इस पे जरा गौर फरमाइएगा। अगर एपी के 3 टर्म्स लेने हो ना तो आप ऐसे ही लें, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम काफी हेल्प मिलेगा। a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर एपी में 3 टर्म लेने हो तो आप ऐसे लो, थोड़ा 1-2 सवाल अभी हम बताएंगे। अगर आप ऐसे भी ले सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, आप ऐसे भी ले सकते हो एपी का 3 टर्म, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन में थोड़ा मुश्किल आएगा। तो हम आपको बोल रहे हैं अब ऐसा क्यों लें, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि क्या उसका फायदा है। लेकिन फिलहाल आप देखें कि एपी में 3 टर्म लेने हो तो ऐसे ही लीजिए। अच्छा ठीक है सर, इसका फायदा क्या है, क्या एपी है? हाँ, अब जैसे a माइनस डी है, ये आपका a माइनस डी है, इसमें आप d जोड़ दो, d जोड़ दो तो d d कैंसिल, a आ जा रहा है, और a में फिर से d जोड़ो, ये आ रहा है, तो एपी में तो है ही, ठीक है ना। और देखिए अगर 4 टर्म्स इन एपी आपको लेना हो तो क्या लीजिए, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ऐसा लें। देखिए इसमें क्या था, देखिए यहां माइनस डी था, प्लस डी कैंसिल हो जाता है, माइनस डी प्लस 3d, जैसे माइनस 3d प्लस 3d, इसका देखिए माइनस डी प्लस डी, डी का अपोनेंट मौजूद है, यहाँ माइनस डी है तो यहाँ प्लस डी है, इसमें देखिए माइनस 3d तो प्लस 3d, माइनस डी प्लस डी, ये कैंसिल हो जाता है और आपका काम बहुत आसान हो जाता है ना। थोड़ी देर में इसका फायदा नजर आएगा। और अच्छा क्या सर एपी में है, हाँ इसमें 2d जोड़िए ये मिला, इसमें 2d जोड़िए ये मिला, इसमें 2d जोड़िए ये मिल रहा है, तो एक कांस्टेंट 2d बार बार जोड़ रहे हैं तो आगे मिल रहा है, तो सर एपी तो है ही। इस वाले में d जोड़ने से आगे मिल रहा है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस d है, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा। अब देखिए 5 टर्म्स इन एपी, एपी के 5 टर्म्स लेने हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, है ना। अगर हम जैसे माइनस 2d प्लस 2d, माइनस डी प्लस डी a, तो आप इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें d जोड़ दीजिए ये मिलेगा, इसमें d जोड़िए ये मिलेगा, इसमें d जोड़िए ये मिलेगा, इसमें d जोड़िए मतलब आगे वाला मिलेगा। और सबका देखिए माइनस 2d है तो प्लस 2d, माइनस डी प्लस डी, फायदा होगा। आप इसको एकदम याद रखिए कि एपी में 3 टर्म लेना हो तो ऐसे ही लेंगे, 4 टर्म लेना हो तो ऐसे ही लेंगे, 5 टर्म लेना हो तो ऐसे ही करेंगे। आप देखिए इसका कितना आपको फायदा मिलने जा रहा है, ये भी जरा देखिए। हम एक सवाल उठाते हैं और आपको एक ही सवाल स्पष्ट कर देगा कि ऐसा लेने से क्या फायदा है। हाँ देखिए अब इस पे एक सवाल उठाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी, एपी में 3 नंबर बताइए, whose sum is 15 and whose product is 105, प्रोडक्ट इज 105, बस इतना ही बोला है। तो अगर एपी में 3 नंबर आप लेट, देखिए 3 नंबर्स इन एपी आर a माइनस डी, a प्लस डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a प्लस डी, यानी पहला एपी, दूसरा एपी, तीसरा एपी,
फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी, सेकेंड टर्म, थर्ड, तीनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 15। तो ऐसे में देखिए प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो रहा है, तुरंत आपका 3a इज इक्वल टू 15, इसका मतलब a इज इक्वल टू 5, कितना जल्दी आपका आ गया आंसर। लेकिन अगर ऐसे लेके चलते हैं a माइनस सॉरी आपका जो उस तरह से a प्लस डी a प्लस 2d, अगर हम ये तीनों को जोड़ें तो 3a प्लस 3d ये आपका 15 आता है इस तरह से। अगर आपका एपी का 3 नंबर ऐसे ना लेते और ऐसे लेते a प्लस डी a प्लस 2d, तब देखिए तब यहाँ a प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ 3 कॉमन लेके 5 आ गया। तो यहाँ तो आपको a और d दोनों वेरिएबल मिल रहा है ना, a और d दोनों वेरिएबल बच जा रहा है, और यहाँ एक वेरिएबल गायब हो गया, एक तो तुरंत एक का वैल्यू तुरंत मिल जा रहा है, बहुत फायदेमंद है। तो इसलिए बच्चे जब भी एपी में 3 टर्म 4 टर्म बोले कि 3 टर्म का सम इतना है, 4 टर्म का इतना सम है, 4 से ज्यादा हालांकि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, तो जैसा क्वेश्चन बोले उस हिसाब से करिएगा, आप प्रयास करिए, एक ही सवाल काफी, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। हाँ तो ऑल्सो, अब देखिए ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोला है कि प्रोडक्ट का मतलब a माइनस डी a प्लस डी, इनका जो प्रोडक्ट है ना इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दिस इज 105। तो ठीक है, अब देखिए अब a माइनस डी a प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, दिस इज इक्वल टू 105। और यहाँ a का वैल्यू आ गया, a को पुट कर दीजिए, d मिल जाएगा। तो a है 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, सॉरी इनटू ये है 5 इज इक्वल टू 105। a का वैल्यू हमने 5 रख दिया, 5 से कितना 21। तो अब 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 21, तो डी स्क्वायर को इधर ले आया जाए तो ये 25 माइनस डी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, सॉरी डी स्क्वायर जो माइनस डी स्क्वायर उधर ले गए, 25 माइनस 21 ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, इसका मतलब कि डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। स्क्वायर हटाइए, प्लस माइनस लगाकर रूट लगाइए, d2। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 नंबर पूछा है, अब हम लोग लिखेंगे कि व्हेन d इज इक्वल टू 2 तब क्या होगा, और यहां लिखेंगे व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 2। तो a तो आपका 5 मिल चुका है, a तो आपका 5 मिल ही चुका है, a तो आपका 5 मिल ही चुका है ऊपर में, आप देख रहे होंगे। सिर्फ d 2 आ गया, d एक बार माइनस 2 आ रहा है, d एक बार प्लस 2 आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, a माइनस डी a प्लस डी, यही 3 नंबर लिए थे। तो a माइनस डी यानी कि 5 माइनस 2, दिस इज 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 3, ये तो 5 है और ये 7 है, ये p हो गया, तीनों नंबर हो गए। और अगर ऐसे देखा जाए इस केस में तो a माइनस, देयरफॉर a माइनस डी कितना होगा, a कितना होगा, a प्लस डी कितना हो, तो a है यहाँ पे 5 माइनस माइनस 2 हो गया, अभी तो 5 है रहा, ये 5 प्लस माइनस 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये तो 5 हो गया और ये 3 हो गया। तो बात वही है, एक इंक्रीजिंग है 3 5 7 इंक्रीजिंग एपी, और ये डिक्रीजिंग एपी है, बट एपी तो वही, नंबर तो तीनों वही। तो आपने क्या देखा कि 3 नंबर या 4 नंबर्स अगर जब भी दिए जाए तो कैलकुलेशन में इजी के लिए मतलब 70% तक टाइम को आपको घटा देगा, मात्र 30% टाइम एनर्जी आपको खर्च करेगा। अगर जो बताया गया है कि एपी में 3 नंबर कैसे लेना है, 4 नंबर कैसे लेना है, उसको तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, उससे अपने को बहुत फायदा है। तो ठीक है बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आना चाहिए, आया होगा, अगर आया है तो ठीक है, इसका फायदा उठाइए और खूब जम के पढ़िए, ठीक है ना। वीडियो को जरूरतमंद जो आपके दोस्तों हैं उन दोस्तों में इनको बताइए उनको कि देखो भाई ये एक चैनल है, जहां जाओगे हो सकता है तेरे को समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, ओके, ठीक है, थैंक यू।